जितना कुछ अब तक अखिलेश यादव का बयान सुनने में आ रहा है, इंडिया गठबंधन ठीक है, हम साथ मिलकर लड़ेंगे कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये कहना जहां जहां मजबूत है वहां लड़ेंगे। अखिलेश यादव का ये कहना कि हम सीट दे रहे हैं यूपी में, कांग्रेस हमें नहीं दे रही, हम तय करेंगे, ये बयान हो गया। अब वो पीडीए फॉर्मूला भी दे रहे हैं, राहुल गांधी भी उनके पीछे पीछे फिर वही राग उनका भी देखने को मिल रहा है। ये क्या बताता है? अभी से कोई उलझन नजर आ रही है? अखिलेश यादव का स्टैंड पोजीशन क्या रहने वाला है, चाहे वो मध्य प्रदेश का ही चुनाव क्यों ना हो या राजस्थान का? देखिए, दरअसल इस बात को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। जब से इंडिया गठबंधन की नींव रखी जा रही थी, तब से अगर आज पूरे मामले पर नजर डालिए तो शुरुआती दौर में समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से पहला बयान जो आया था, उनकी तरफ से यह कहा जा रहा था कि जो भी गठबंधन आकार लेने जा रहा है, तो जिस राज्य में जो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत हो उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए। ये पहली बात अखिलेश यादव की तरफ से कही गई थी, आपको अच्छी तरीके से याद होगा। इसके बाद जैसे जैसे इंडिया गठबंधन ने अपना स्वरूप लेना शुरू किया, तमाम सारे जो घटक दल उनके साथ आए और उसके बाद ये कहा गया कि बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा तैयार किया जाएगा। उसके बाद से लेकर उत्तर प्रदेश में जो घोसी का उपचुनाव हुआ था, जिसमें आप कह सकते हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन एनडीए गठबंधन के खिलाफ घोसी के उपचुनाव में देखने को मिला। लेकिन उस चुनाव की जीत के ठीक बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, जो बात मैंने पहले भी आपसे कही थी कि अजय राय ने यह बात कही कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने पूरे बड़े मन के साथ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का स्वागत किया, उनका समर्थन किया और घोसी पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीता। लेकिन उत्तराखंड की एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ा, वहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया और बहुत कम मतों के अंतर से वहां पर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। तो ये एक बड़ा सवाल अजय राय की तरफ से खड़ा किया गया था। उसके बाद बरेली में अजय राय ने फिर एक बयान दिया और यह कहा कि वो उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर कांग्रेस पूरी मजबूती से अपनी तैयारी करती हुई नजर आ रही है। इसका काउंटर भी अखिलेश यादव की तरफ से किया गया था सुल्तानपुर दौरे के दौरान, और उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की बातें सामने नहीं आनी चाहिए क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं, कोई भी निर्णय होता है तो उनकी तरफ से होना चाहिए। फिर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि वो सीट मांग नहीं रहे हैं बल्कि सीटें दे रहे हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव का दूसरे राज्यों का दौरा शुरू हो जाता है। आप देखिए कि ये दरअसल ये पूरी कोशिश एक प्रेशर क्रिएशन के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल, जो भी इंडिया के घटक दल हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उनकी तरफ से लगातार ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि जब सीट शेयरिंग की बातचीत अपने अंतिम दौर में होगी तो कम से कम उनकी बात पूरी मजबूती से रखी जा सके, और उसी के तहत इस तरह की बयानबाजी हम लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरी सबसे अहम बात कि उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश, जहां पर भी अखिलेश यादव अपनी पार्टी की मजबूती का दावा कर रहे हैं, वहां पर वो सीटों की मांग भी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहले भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी, वहां पर उनका विधायक जीता था, लिहाजा कुछ क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, वहां पर उनको उनकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। अगर अखिलेश यादव ये बात नहीं कहते हैं तो उनकी पार्टी की जो दूसरे नेता, उनकी तरफ से ये बात कही जाती है। तो अभी एक मुझे लगता है कि भले ही बड़े नेता मोटे तौर पर ये कह रहे हो कि उनके इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी रार नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो खुले मन से उसको डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह के बयान फिलहाल राजनीतिक तौर पर देखे जा रहे हैं, उनके मायने यही निकाले जा रहे हैं कि जब इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बातचीत शुरू होगी, जब वो अंतिम दौर में पहुंचेगा, तो सभी राजनीतिक दल अपनी प्रबल दावेदारी पेश करेंगे। एक बात तो अखिलेश यादव ने यह भी कही इसके साथ अशोक, और वो ये उनका बयान में देख रही थी, अखिलेश यादव का यह भी कहना है कि एक तो हम जहां जहां मजबूत है लड़ेंगे। पिछली चुनाव भी उन्होंने याद दिलवा दिया कि जब कांग्रेस की सरकार बनने को थी, सबसे पहले हमने जाकर के बिना कुछ सोचे हमने सबसे पहले कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन किया। तो यहां वो अपना स्टैंड क्लियर कर दे रहे हैं, अपनी बात एकदम खुलकर रख रहे हैं। राजीव को मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी। राजीव, लेकिन पीडीए ये फॉर्मूला भी दे रहे हैं कि मेरा मानना है अगर पीडीए के साथ लड़ा जाए तो इस बार तस्वीर बदलेगी, तो और राहुल गांधी अब उसी राह पर चलने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी पीडीए का राग अलापा। तो ये क्या पीडीए फॉर्मूले पर ही राजस्थान में हो चाहे मध्य प्रदेश में हो ये चुनाव लड़ेगा? दूसरा, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स वाकई है और पूत के पांव जो है पालने में नजर आ रहे हैं कि आगे क्या रहने वाला है इंडिया गठबंधन का हश्र, क्या एक तरीके से होने वाला है? देखिए, पहली बात तो इंडिया गठबंधन के लोग कहते हैं कि वो जो गठबंधन है वो लोकसभा चुनाव के लिए, इसलिए विधानसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। जहां तक बात मध्य प्रदेश और राजस्थान की है, देखिए मध्य प्रदेश के जो इलाके उत्तर प्रदेश से सटे हुए हैं, वहां समाजवादी पार्टी से ज्यादा बसपा का प्रभाव है। कमोबेश जो सटे हुए इलाके हैं उनका जातिगत समीकरण भी वही है। और अगर आप कभी की भी विधानसभा सदस्यों की संख्या देखेंगी तो सपा, मुझे लगता है 2003 को छोड़ के, तो सपा के सदस्यों की संख्या हमेशा बसपा से कम रही है।
और एक विधायक जो 2018 में अखिलेश यादव का जीता था और जिसको वो कांग्रेस का समर्थन दिया था, वही विधायक बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। तो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी का कोई भी विधायक मध्य प्रदेश में नहीं है। अब बात सवाल उठती है अखिलेश यादव के नेतृत्व की और पीडीए की। देखिए, अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, संस्थापक अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव रहे थे। समाजवादी पार्टी अब उनके कार्यकाल में उसके जन्म से लेकर शिखर तक पहुंची मुलायम सिंह यादव की वजह से। मुलायम सिंह यादव के समय में ही 2003 में मध्य प्रदेश में 5 विधायक जीते थे और उसके बाद अगर आप 2018 में देखें तो उस समय वोट प्रतिशत भी ज्यादा था। 2018 में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 1.3 तक आ गया है। मध्य प्रदेश में 5 सीटें ऐसी थीं जहां 2018 में समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी और इसलिए, और हारी बीजेपी से थी, इसलिए वो चाहते हैं कि उनको कुछ सीटें कांग्रेस अपने कोटे से दे दे। मुझे ऐसा लगता है ये प्रेशर टैक्टिस है और अगर कांग्रेस 2 या 3 सीटें समाजवादी पार्टी को ऑफर कर दे तो वो अपने दूसरे उम्मीदवारों को वापस लेने का भी शायद फैसला कर सकते हैं। जहां तक गठबंधन की बात है, मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक करियर में समाजवादी पार्टी बनाने के बाद बीएसपी से एक बार समझौता किया चुनाव पूर्व, बाकी कमोबेश वो अपने अकेले ही लड़ते रहे। जब से अखिलेश यादव के हाथ में पार्टी की कमान आई है, सत्ता में रहते हुए 2017 में यूपी को ये साथ पसंद है, 2 लड़कों का साथ पसंद है करके उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया और दांव बिल्कुल उनका उल्टा पड़ा। 2019 में उन्होंने बीएसपी के साथ समझौता किया। बीएसपी लोकसभा में 0 थी, वो 10 पे पहुंच गई। अखिलेश यादव 5 पर थे, 5 ही पे रह गए। 2022 में उन्होंने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया और तब वो कहते थे बड़े दलों के साथ करके देख लिया। तो वो लगातार केवल प्रयोग कर रहे हैं। छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, जिन जिन की बदौलत गठबंधन किया वो सारे लोग 2023 तक उनको छोड़ करके चले गए। अब वो देने की बात कर रहे हैं कि वो सीटें देंगे। 2023-24 में अब वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन का, यानी जब से पार्टी उनके कमान में आई है तब से लगातार वो गठबंधन के प्रयोग करते जा रहे हैं। और जहां तक बात इंडिया और पीडीए की है, इसमें कोई दो राय नहीं कि सारा जो ऊर्जा उत्साह अखिलेश यादव का है वो 2022 के चुनावी नतीजे हैं, जब उनकी पार्टी को 10% ज़्यादा वोट मिले और सीटों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इसलिए वो आने वाले चुनाव को लेकर बहुत उत्साहित हैं। और चूंकि समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर विपक्ष की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए ये तो तय उसे ही करना है कि उसे किस सीटों पर लड़ना है और कांग्रेस पार्टी या इंडिया के गठबंधन के कितनी सीटों पर देना। और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में इसके लिए कहीं कोई बहुत समस्या आएगी, क्योंकि सिटिंग समाजवादी पार्टी के भी जब से पार्टी बनी है इससे कम लोकसभा सांसद उसके कभी नहीं रहे, तो इसलिए उसके पास भी दिक्कत नहीं है। सवाल मध्य प्रदेश और राजस्थान का है। मैं दोनों राज्यों के जमीनी हालात आपको बताऊं, दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां, खास करके मध्य प्रदेश में तमाम बड़े चेहरों को उतार कर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया पार लगा पाएगी, ये देखने में अभी मुश्किल लग रहा है। अभी राजस्थान में दोनों पार्टियां गुटबाजी से परेशान है, कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन चेहरे के तौर पर अभी भी अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। राजस्थान के बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन एमपी में बीजेपी के लिए चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यह है कि 20 साल का शासन, करीब करीब उसकी अपनी एक एंटी इनकम्बेंसी, और दूसरी यहाँ के स्थानीय नेतृत्व में जो गुटबाजी है जिसको ख़त्म करने का केंद्रीय नेतृत्व प्रयास कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव बड़े मज़ेदार और दिलचस्प होंगे। राजीव, कौन है असल में पीडीए के साथ, कौन है खिलाफ, कौन है, कौन सबका साथ सबका विकास वाकई करता है और इनकी हकीकत क्या है? देखिए आशा, मैंने कई बार कहा है और भी ये कह रहा हूं कि पिछले 3 दशक से या उसके पहले से भी भारत की राजनीति धर्म और जाति के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। कभी एक का पत्ता चलता, कभी दूसरे का पत्ता चलता, और यही एक दूसरे की काट है। तो कभी जाति का कार्ड कोई खेलता है, कभी धर्म का कार्ड कोई खेलता है। जो धर्म का कार्ड खेलता है वो 85-15 की राजनीति करता है, जिसमें ये कहता है कि 85% इस देश में हिंदू हैं और सारे हिंदू एक हैं। तब उसमें जातिवाद की वो बात करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके कार्ड में वो फिट नहीं बैठता। जो जातिवाद की राजनीति करता है वो कहता है धर्म के नाम पर सदियों तक
जातियों को दबाया गया, शोषित किया गया, एक वर्ग विशेष ने राज किया, एक वर्ग विशेष को बेड़ियां पहनाई गई, मंदिरों में छूने न दिया, अछूत बनाया, उनको पानी नहीं पीने दिया और जाति के हिसाब से उनके काम का निर्धारण किया। इसलिए जाति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बातें चलती रहती है, लेकिन इसी धर्म और जाति के चक्के में पिसकर इस देश का नौजवान किस तरह से परेशान है, उसकी बानगी में एक बात ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि नेताओं ने और पार्टियों ने नौजवानों को भी इसी के इर्द गिर्द उलझा दिया है। नौजवान भी या तो धर्म या जाति के कार्ड में आपको फंसता नजर आएगा। उसके मूल मुद्दे क्या हैं? देखिए, मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर हूं। मैं इस वक्त मुरैना में हूं, बगल में धौलपुर राजस्थान है। मैंने दोनों जगह से कार्यक्रम किए, दोनों जगह की युवाओं से बात की। मध्य प्रदेश के युवा कहते हैं कि हमारी एक भी परीक्षा साफ सुथरे तरीके से नहीं हुई। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, वो कहते हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है, बिना पैसा दिए नौकरी नहीं मिलती है। उनका आरोप है कि नौकरियां एक तो कम आती हैं और आती हैं तो वो सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से नियुक्ति नहीं होती है। आप यहीं से पार करिए और धौलपुर राजस्थान जाइए, वहां की युवाओं से पूछिए, वो कहते हैं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार में एक भी नियुक्ति ठीक तरीके से नहीं हुई। यहां तक कि राजस्थान की सरकार बहुत सारे जो परीक्षाएं हैं नौकरियों की, वो भी ट्रांसपेरेंसी तरीके से नहीं की और सारे पेपर आउट हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश से, आसाम से लेकर के गुजरात तक आपको जान के हैरत होगा कि गुजरात में लंबे समय तक से पटवारी की परीक्षा कराने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी परीक्षा हुई थी, उसका भी पेपर आउट हो गया। एक परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश में, आपने देखा कि एसआई की परीक्षा हुई थी, न जाने कितने लड़के पकड़े गए। यूपी पुलिस ने पकड़ के उनको जेल में किया कि उन्होंने पेपर आउट करा लिया था। बावजूद उसके उस परीक्षा को रोका नहीं गया, वो भर्ती चालू हुई और उस परीक्षा को पास करने वाले लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। नौजवान जाए तो जाए कहां? टीवी खोले तो हिंदू मुसलमान, टीवी खोले तो धर्म और जाति, टीवी खोले तो सब अपनी जातियों में ओबीसी की संख्या गिनाते हैं। कहीं कोई कुछ गिना रहा है, कहीं कोई कॉरिडोर मंदिरों का दिखा रहा है। इसी में नौजवान फंसा हुआ है। देश की 1/3 आबादी की कहीं कोई बात न मीडिया में है न सत्ता में है। जो असल मुद्दे हैं वो ऐसे ही दबते चले जाएंगे, ऐसे ही और धर्म और जाति के लोग अपनी अपनी बातें करते जाएंगे। और एक बात और कि जो पार्टियां जाति पात पर अगर बात करती हैं, उनके यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड का क्या मामला है वो अच्छी तरह से वहां नेता जानते हैं। और जो पार्टी आजकल गिनाने लगी है कि उसके इतने मंत्री ओबीसी हैं और ये इतने एमपी ओबीसी हैं, वहां ओबीसी मंत्रियों की और सांसदों की क्या हालत है वो खुद ही जानते हैं। दोनों पार्टियों में दोनों वर्गों के लोगों का क्या हाल है ये अच्छी तरह जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देश की 20% मुसलमान आबादी का क्या हाल है उस पार्टी में, उस पार्टी में रहने वाले जानते हैं।